3 साल हुए जब से आर्टिकल हटाया गया। उन्होंने कहा दूध की नदियाँ बहेगी, कहाँ से बहती है, अब पानी भी कम होने लगा है। शी इज़ रेस्पॉन्सिबल। क्यों फिर उन्होंने कहा इलेक्शन में जो सच क्यों नहीं कहा लोगों को हमने बीजेपी के साथ कोalition करनी है, जो मरकज़ में सरकार आती है उनका ही हवा ज़्यादा यहाँ चलता है। मैं अगर बीजेपी वजूद में आई और राम मंदिर और 370 पे ही उनका ये मैनिफेस्टो था, उनका उन्होंने वादा किया था लोगों से इसको हटाइए, मगर हमारी जो ओरिजिनल पार्टीज़ थी उनको अपने स्टेट के बारे में नहीं सोचना था। भाजपा के दावा करने वाले हैं ना, उनको घुमाइए इलाकों में, ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत हमने मकान बनाए, ज़रा दिखाइए कहाँ बनाए, शो तो कीजिए ना। उन्होंने बताया हमने जी यूनिवर्सिटी बनाए सिंगापुर टाइप के, यहाँ पर एक तो दिखाइए, हम भी जाएंगे वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूँ रुफ़ाइदा मंजूर। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपको याद दिलाते चले कि 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद तमाम रीजनल पार्टीज़, जिसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या PDP हो, हमेशा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को तंज का निशाना बनाते थे, क्योंकि उन्होंने 370 और 35A को एब्रोगेट किया और उसके बाद कहीं पे भी हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। चाहे यूथ की बात करें, चाहे लोगों की बात करें, तो सब ने सफ़र किया। अब आज हम बात करेंगे 370 और 35A के बारे में। हमारे साथ हमारे मेहमान इम्तियाज़ खान साहब है, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, जो अक्सर व बेशतर हमें इन सारी चीज़ों पर बात करते मिलते हैं। और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या रोल रहेगा आने वाले दिनों में, इनका क्या रोल रहेगा इलेक्शंस के बाद, और अभी इनको क्या लगता है कि डेवलपमेंट किस हद तक आगे बढ़ी है और किस हद तक लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि और 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं 370 और 35A को एब्रोगेट किए हुए, और इन 3 सालों में तमाम रीजनल पार्टीज़ ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया कि उन्होंने इसको जो है वापस ले लिया और इससे लोगों को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी और 370 और 35A में कम से कम 45 बार उसमें छेड़खानी हुई और कहीं ना कहीं वो खोखला हो चुका था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आकर उसको ख़त्म कर देती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप बता रहे 370 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई थी। पहले यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर पे आया। अब उस वक्त ये फ़ैसला लिया है, एक्सेप्ट किया है कदावर नेता, सबसे बड़े लीडर, अगर रियासत जम्मू कश्मीर में मानने जाने वाले, मंजने वाले सियासतदान, वो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए। वो कदावर नेता थे, उसके लेवल के बराबर कोई अभी लीडर पैदा नहीं हुआ। और उन्होंने उस वक्त डिसीजन ली, लोगों से उन्होंने पूछा होगा उस वक्त क्या आप प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने की प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म और चीफ मिनिस्टर पर स्टेट आ गई। हमें पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर स्टेट में तब्दील हुआ, फिर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वो पद संभाला उस वक्त। तो दैट मीन्स क्लियर है, उन्होंने जो भी किया होगा तो लोगों के फ़ायदे के लिए किया होगा, क्योंकि लोग 50 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालते आए और उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिलता था रियासत जम्मू कश्मीर में। अब उसके बाद जो चेंजेस हुई, गवर्नर का चेंज, फिर बाहर के IPS ऑफिसर्स या IAS ऑफिसर्स जो बाहर के 50% वो आ गए यहाँ, वरना पहले स्टेट में खाली यहीं के ऑफिसर्स थे। उसमें भी चेंजेस लाई गई। उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। अब आपने खुद भी बयान किया 45 चेंजेस आ गई है इसमें, बहुत ज़्यादा। कारगिल में भी बाकी चीज़ें जो है इसमें आ गई है। तो उन्होंने किया होगा उस वक्त, लीडरशिप ने जो सोचा होगा, मुझे लगता है ठीक ही किया होगा, क्योंकि मैंडेट था लोगों का उनके पास। अब इस वक्त 370 वो खाली पंजरा था, उसमें जो भी चीज़ें थी, जैसे आप इस कमरे में, यहाँ पेन भी है, लैपटॉप है, बाकी चीज़ें जो, अब वो खाली था, या कमरा रूम खाली था, इसमें कुछ नहीं था। इनका एजेंडा ही था 370 हटाना। अब उस वक्त रिस्पॉन्सिबल है जब एजेंडा इनका था,
मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नारा दिया था इलेक्शन में। उनने कहा ये लड़ाई एनसी और कांग्रेस की नहीं है, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, ये लड़ाई बीजेपी को दूर रखने के लिए है। और इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, बीजेपी को दूर रखने के लिए आप हमें वोट दीजिए। और लोगों ने वोट दिए। उनका एजेंडा था इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी का। लोगों ने यहाँ जज्बात में मुफ्ती सईद साहब को वोट दिए। इनकी पार्टी 27 सीटें ले गई और लोगों का मैंडेट इनके पास था। फिर लोगों के जज्बात के साथ इन्होंने खेला, इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस की। फिर कहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसमें एक हिस्टोरिकल जलसा भी हुआ जो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लाल चौक में जलसा करे, ये बहुत बड़ी बात है और लोग भी थे। तो उस वक्त वो हुआ। अब आप ये आज खुद रीजनल पार्टीज़ कुछ रो रहे हैं, हम जी ये कर रहे हैं, 370 के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर उनका एजेंडा था, कोई बदने थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि एजेंडा अगर था भी तो मौका यही की रीजनल पार्टीज़ ने उनको दिया? देखिए, वो सेक्रेटरीट में दाखिल नहीं होते। अगर उनको हम सपोर्ट नहीं करते, उनको उनके जो एमएलएज़ हैं मिनिस्टर नहीं बनते, तो ये सेक्रेटरीट में दाखिल नहीं होते। ये कानून यहाँ जबरी नहीं तोड़ पाते। अब इन्होंने उस वक्त की बात अगर की जाए, उस वक्त रेस्पॉन्सिबल है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने और जितने भी यहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट महबूबा जी को दिया था। इवन हमारी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दरफानी से चले गए तज़ियत के लिए, हमारी मैडम सोनिया जी खुद आ गई यहाँ पर। उस वक्त भी उनके लिए तो गोल्डन चांस था, और जबकि सारे रास्ते उनको खुले थे। यानी आपको यहाँ पे ये मानना है कि महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने उस टाइम पर गलत स्टेप उठाया, उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उनको मौका यहाँ के रीजनल पार्टीज़ ने दिया था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर 370 और 35 को लेने की जो जिम्मेदार है वो महबूबा मुफ्ती है। शी इज़ रेस्पॉन्सिबल। क्यों फिर उन्होंने कहा इलेक्शन में, जो सच क्यों नहीं कहा लोगों को हमने बीजेपी के साथ कोalition करनी है, जो मरकज़ में सरकार आती है उनका ही हवा ज़्यादा यहाँ चलता है, तो उस वक्त उनको ओपन करना था। मेरे पास अखबार कटिंग मौजूद पड़े हैं, मैं आपको दिखाना, अगर आप कहेंगे मैं प्रूव करूँ, दिखा के आपको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आप कहेंगे भी मैं दिखाऊँगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इलेक्शन जब कैंपेन चलाते थे 2014 में, वो कदावर नेता थे, उन्होंने कहा ये लड़ाई एनसी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी को दूर रखने के लिए है। अब आप बताइए, उनका मैनिफेस्टो है इलेक्शन मैनिफेस्टो, मरकज़ में अगर बीजेपी वजूद में आई और राम मंदिर और 370 पे ही उनका ये मैनिफेस्टो था, उनका उन्होंने वादा किया था लोगों से इसको हटाइए। मगर हमारी जो रीजनल पार्टीज़ थी उनको अपने स्टेट के बारे में नहीं सोचना था। उन्होंने किसी को आवाम से कभी पूछा हम क्या करेंगे? यहाँ पे बड़ा सवाल इम्तियाज़ साहब ये बनता है कि अगर 370 और 35 को हटाने में महबूबा मुफ्ती रिस्पॉन्सिबल है, अब उन्होंने अलायंस किया था और उनको उस वक्त लोगों से सच बताना चाहिए था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार एनसी और कांग्रेस भी तो है, क्योंकि उन्होंने खोखला ऑलरेडी बनाया हुआ था, वो सिर्फ खाली जगह थी जो ख़त्म हो गई। देखिए, आप बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जो भी नेशनल लेवल की पार्टी होती है, आप बताइए 32 स्टेटें हैं वहाँ पर, 32 स्टेटों में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। यहाँ के जो मैं ईदगाह का आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ने कामयाबी दी, एमएलए हूँ मैं, वहाँ का तहफ़्फ़ुज़ किसकी ज़िम्मेदारी है? घर के जो घर का जो जिसको कहते हैं हेड होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए होता है उसकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर 2-3 थे, हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर मंजे हुए सियासतदान हैं। आप बताइए, उमर साहब हैं हमारे जो डेडिकेटेड लीडर हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं, और महबूबा जी खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। ये तो जब बीजेपी ने कहा हम 370 हटाएंगे, इन्होंने नहीं कहा लोगों को हम कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर हमने सिटे रखा है। वो आपको याद है, कुछ लॉयर भी यहाँ से गए जिनकी बेटियों की शादी थी, उन्होंने वो शादी छोड़ दी, मगर वहाँ शील्ड करने के लिए, 370 को शील्ड करने के लिए। अब इतना है कि मैं बीजेपी पर ज़्यादा तनकीद नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन्होंने पहले ही वाज़े किया था। मगर इसको अगर अनकंडीशनल सपोर्ट सब पार्टी ने दिया था, एनसी ने, कांग्रेस ने, जितने भी यहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं, क्या इनको उस वक्त यहाँ की सालमियत के बरकरार रखने के लिए नहीं सोचना था? इनको हमारी जॉब्स सेव करने के लिए नहीं सोचना था? हमारे लैंड सेव करने के लिए नहीं सोचना था? बहरहाल देखिए,
अब आपका यही मानना है कि इसमें पीडीपी या महबूबा मुफ्ती का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इसको हटाने में। तो बहरहाल अगर अभी की हम बात करें तो कई सारे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं डेवलपमेंट के थ्रू, चाहे अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए सड़कों पर जो है समंदर बन जाता है। जो एजुकेटेड यूथ है वो भी सड़कों पर है अपने जॉब्स के लिए या अपनी सैलरीज़ के लिए जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं। और अगर जीएसटी की साथ में बात करें तो अब छोटी सी छोटी चीज़ पर जो है जीएसटी नाफिज किया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि जो 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, आपको नहीं लगता है कि वो सब खोखले नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर तरक्की हो रही है तो विजिबल कहीं है नहीं। अब मीडिया में ये कह रहे हैं, जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ आए थे और उन्होंने कहा अब नौजवानों को मैं डायरेक्ट राब्ते में रहूँगा नौजवानों के साथ, आपने भी मत कोट किया होगा उस वक्त। अब एलजी नहीं, डायरेक्ट होम मिनिस्टर से राब्ता होगा। अब जो कंस्ट्रक्शन के साथ हमारे कंट्रैक्टर थे, उनके जो कंट्रैक्टर कार्ड थे अभी तक वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं। 250 रुपये उसका फ़ी भरते थे और रिन्यू हो जाता था, अभी तक वो रिन्यू नहीं हुए। उन पे लवाजमात इतने बढ़ाए गए, कभी पुलिस वेरिफिकेशन, कभी कहते ऑनलाइन करो, कभी कहते। अब जो ठेकेदार थे यहाँ, वो टेंडर्स जो टेंडर्स निकालते थे, वो टेंडर्स बाहर के जो ठेकेदार हैं वो ले रहे हैं कंट्रैक्टर, और एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी बाहर ही सिलेक्ट हो रही है। आप देखिए, जो हम रेत लाते थे या बाजरी लाते थे उसकी रेट डबल हो गई। अब आप बताइए, तरक्की का दौर है, नौजवानों को रोज़गार देंगे, अब कहाँ है रोज़गार? आपको लगता है कि आज तक जितनी भी पार्टीज पावर में रही है, इतनी मुश्किलात कभी लोगों को नहीं उठानी पड़ी जितनी कि आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से उठानी पड़ रही है? इनको बताइए ना, जो भाजपा के दावा करने वाले हैं ना, उनको घुमाइए इलाकों में। ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत हमने मकान बनाए, ज़रा दिखाइए कहाँ बनाए, शो तो कीजिए ना। इन्होंने बताया हमने जी यूनिवर्सिटी बनाए सिंगापुर टाइप के, यहाँ पर एक तो दिखाइए, हम भी जाएंगे वहाँ, हम भी देखेंगे। जो मुश्किलात में लोग हैं, जीएसटी बढ़ाना, महंगाई अरूज पर है। महंगाई कितनी हुई? गैस सिलेंडर 1100 रुपये, और इस तरीके से जो हमें खाने पीने की चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रही है। महंगाई आसमान छू रही है और गरीब गुरबात की तरफ कोई देखता ही नहीं है। और जो नीचे के सतह के लोग हैं, शहर खास की अगर बात करें, वहाँ कोई सुनवाई होती है? आप जो सड़कें देखिए, ड्रेनेज देखिए, वहाँ पर तरक्की का दौर कहते हैं। जो वहाँ पर जो है कि हमारे ब्रिड्ज, बहुत सारे ब्रिजेस जो टूट चुके हैं। अभी डल गेट जाइए, साइड में वहाँ पर देखिए टूरिज़्म सेंटर, आधे फुटपाथ के टाइल उठ चुके हैं। 3 साल हुए जब से आर्टिकल हटाया गया। इन्होंने कहा दूध की नदियाँ बहेंगी, कहाँ से बहती है? अब पानी भी कम होने लगा है। बिल्कुल। तो आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से बताया जा रहा है, लगातार हम सुन रहे हैं आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा, आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा। अब बहरहाल जब भी इलेक्शन होगा तो अगर आप लोगों की सरकार आती है तो लोग आपको वोट क्यों देंगे और लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे कि आप लोग महंगाई से उनको बचाएंगे, आप डेवलपमेंट, आप तरक्की के बारे में जो है सोचेंगे, लोगों की तरक्की के बारे में सोचेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर भी जो है कई सारे सवाल निशान उठते हैं कि 370 और 35A में आप लोगों का भी हाथ है, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी है कामयाब हुई है। तो क्या आपकी मैसेज रहेगी लोगों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगी, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितनी भी तरक्कियाँ हुई है आज तक, जो भी डेवलपमेंट हुई है, आजकल जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, या जहाज़ों में घूम रहे हैं, या इस वक्त हम बाकी मुल्कों के साथ आँख में आँख टकरा के बात कर सकते हैं, तो ये तो सब कुछ देन कांग्रेस की है। कुर्बानियाँ दी है नेहरू ख़ानदान ने। और जो एक तरक्की का दौर अगर आया है वो कांग्रेस के टाइम आया है। चाहे वो शेडो में जो रह रहे थे स्लम डेवलपर्स, उनके लिए इंदिरा आवास योजना हमने स्कीम बनाई है, हमने रोज़गार दिए हैं। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी की देन है। अब जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जब आप लोगों ने इतना काम किया है तो फिर आप लोगों की सरकार क्यों नहीं आई? देखिए, इन्होंने जुमलाबाजी ज़्यादा की। इन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में आएंगे, मोदी अकाउंट खोलिए आप। भाजपा ने, इन्होंने लोगों को ठग लिया, धोखा दिया। अब इस वक्त सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, कोई ग्रीवेंस चिट्ठी तो डाल दीजिए ना आप। जो कॉरपोरेटर्स थे म्यूनसिपल श्रीनगर के, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ,
क्या उनको पता है इलाका कौन सा एरिया है? कोई लाल मंडी में रहता है, उसको सफ़ा कदल में उठाया इलेक्शन के लिए। कोई सोहरा में रहता है, उसको ओल्च बाग में उठाया। अभी जो बिमना बोटमैन कॉलोनी में कोई रहने वाला है, वो रिज़र्व वार्ड के लिए सफ़ा कदल में, उनको पता है वहाँ की हालत क्या है, वहाँ किससे मुझे मिलना है। इन्होंने जमहूरियत को जनाजा निकाल दिया। अगर जमहूरियत के हिसाब से इनको चलना है, तरक्की के हिसाब से चलना है, ये भी सोचना है। जब खुली छूट थी, जब जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने हमारे मुल्क के मुसलमानों ने मुसलमान मुल्क को इग्नोर किया और हिंदुस्तान से रिश्ता जोड़ दिया। और क्यों? तरक्की याफ्ता मुल्क है, सेक्युलरिज्म है, वहाँ पाकिस्तान में हमारी हिफाजत नहीं है। उस वक़्त के लोगों ने फ़ैसला किया है और आज उन मुसलमानों पे आप निशाना दागोगे, ये दिल को चोट लगती है। 370 पे आपने यहाँ पर उठाया, हमें जेल ले लिया, मुझे भी जेल ले लिया और मुझे वहाँ पर थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट मेरे साथ की गई। मुझे उस बारक में रखा गया जहाँ पर दहशतगर्द रहते थे। सेंट्रल जेल में मुझे लॉजमेंट की गई। एहतियातन ये मुझे अरेस्ट कर सकते थे। लीडरों के साथ ऐसा बर्ताव किया। बहुत सारे लीडर हाउस अरेस्ट थे, मगर मैं सेंट्रल जेल में था यहाँ पर, और मिलिटेंटों के साथ किस तरीके से गुजारा किया, वहाँ मुझे जेल में भी जेल था। अब बताइए, इसको नहीं कहेंगे तानाशाही? गवर्नमेंट या लीडरशिप जो आवाम को राहत पहुँचाए, न कि आवाम को आप गलत रास्ता इख्तियार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। केरोसिन ज़रा देखिए, 94 पेट्रोल के बराबर है। केरोसिन लीटर, वो जो उनकी लाइसेंस थी फूड एंड सप्लाई में रहती थे, उनका रोज़मर्रा काम चलता था। 94 रुपीज़ में लीटर कौन लेगा? अब देखिए ना कहाँ गई सब्सिडी। खांड है गाठों पे, शुगर है, अब राशन भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब ये दावे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। और हम कांग्रेस वादाबंद है। इन्होंने जो जुमलाबाजी चलाई, अब इस वक्त गिरता रुपया है, महंगा तेल हो रहा है और ये इनके भाषण फेल हो रहे हैं खुद ब खुद। ये कल लोग इनसे पूछेंगे, इनको इतनी भी जगह नहीं मिलेगी लोगों के पास जब जवाबदेह हो जाएंगे। आने वाले वक्त में नौजवान लीडर बनते जा रहे हैं, हमारे नए नौजवान, और मुझे लगता है इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, और हम जीतेंगे। सच्चाई की जीत होगी। थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अगर आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर होंगे तो राहुल जी ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ इम्तियाज़ खान साहब थे, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं इनका यही मानना है कि 370 और 35A को ख़त्म करने में पीडीपी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। और इनका ये भी मानना है कि उस समय पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी ज़्यादा जो है पीडीपी को सपोर्ट किया था, बहुत ही समझाया था, लेकिन उस समय पर उन्होंने भाजपा के साथ अलायंस किया, जिस वजह से भाजपा जो है यहाँ पर ज़ोर हो गई। तो अब हम भी उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से अभी लोग सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगाई से जूझ रहे हैं, और कई सारे ऐसे यूथ है जो कि एजुकेटेड है, अपनी सैलरीज के लिए, अपने जॉब्स के लिए सड़कों पर अपनी गुहार लगा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सेंटर है वो अपने वादे पर फिर से आएंगी और वो वादे ज़रूर पूरा करेंगी। जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, बल्कि जम्मू में भी कई कई जगहों पर ऐसा ही हाल है। लेकिन अभी अगर हाल बेहाल है तो सिर्फ कश्मीर में। देखते रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर।